नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हो विशु वारदात तक एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसे एपिसोड के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। एक ऐसी घटना आपके सामने लेकर आया हूं जो वाकई में रोचक भी है, लेकिन आप सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले कई साथियों ने मेरे इंस्टा पर मैसेज किया था कि सर आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। दरअसल यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो तो है ही, और थोड़ी बहुत आजकल यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही होगी। बहुत सारे साथियों ने कमेंट भी किया था, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सभी साथी कहानी को समय पर, जो शाम 7:30 बजे है हमारे कहानी का समय, उस समय आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं जो भी सेटिंग है, जो भी मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है राजस्थान के जोधपुर की। राजस्थान के जोधपुर में एक लड़की थाने पहुंचती है अपने मां के साथ, और जो वह रोते हुए थानेदार को जो कुछ घटना बताती है, थानेदार भी उसकी शिकायत को सुनकर, उसकी घटना, उसकी कहानी को सुनकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दरअसल बिहार का रहने वाला राजेश राजेश की शादी भागलपुर में होती है। भागलपुर में मीना नाम की एक लड़की जो बेहद ही सुशील और सुंदर भी रहती है, और बेहद ही ईमानदार और कर्मठ भी रहती है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी रहती है। लेकिन अब कहते हैं कि परिस्थितियां क्या न करा दे। उसके पिताजी की मौत हो जाती है, और अब उसके घर में सिर्फ उसका एक छोटा भाई और मीना। अब राजेश से उसकी शादी तय हो जाती है, लेकिन अब घर में पिता का जो साया रहता है, कहते हैं सर पे जो पिता का हाथ रहता है वह उठ चुका था। अब सारी जिम्मेदारी मीना की माँ की थी और मीना की थी। किसी तरह से बर्तन वगैरह मांज करके, झाड़ू पोछा करके, लोगों को घरों में मेहनत मजदूरी करके वह काम करने लगती है। जो बेटी जो है पिता के रहते खुद घर में खाना बनाती थी, वह पिता के जाने के बाद वह लोगों के घरों में अपने पेट पालने के लिए काम करने लगती है। अब उसकी शादी राजेश के साथ तय होती है। राजेश को दहेज में बहुत कुछ नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत चीजें मिलती हैं जो उसकी माँ, मीना की जो माँ रहती है, उसके बस में जो रहता है, थोड़ा बहुत जो वह बचा के रखी रहती है वह देती है, और राजेश से कहती है कि बेटा, मैं पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें प्यार दूंगी, सम्मान दूंगी, और जो कुछ है मेरे पास वो सारा सामान मैं तुम्हें दे रही हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब राजेश अपनी पत्नी को शादी कर घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद कुछ दिनों तक दोनों बेहद खुश रहते हैं। अब कुछ साल बाद मीना और राजेश की एक बेटी होती है। बेटी का नाम नेहा रखते हैं। नेहा बेहद ही प्यारी रहती है, और जो मीना रहती है राजेश के साथ काम धाम करके अपना, दोनों बिहार में ही दुकान चलाते थे, भागलपुर में ही, और दोनों बेहद खुश थे। एक बेटी भी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटी बड़ी होने लगी। अब नेहा भागलपुर में ही पढ़ने लगी। अब खर्च ज्यादा आने लगा, और बिहार में अब उसकी दुकान जो थी धीरे धीरे, अब कहते हैं कि एक समय होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, तो अब शायद उसके फिर से दुर्दिन शुरू हो गए थे। अब उसकी दुकान पे लोग आना छोड़ दिए थे। अब दुकान उसकी धीरे धीरे बंद हो रही थी। अब उतने पैसे उसके दुकान से नहीं निकल पा रहे थे कि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके। मीना का सपना रहता है कि वो अपनी बेटी नेहा को कभी बर्तन और झाड़ू पोछा लगाने के लिए किसी के घर नहीं भेजेगी, वो इसे इतना पढ़ाएगी कि वह आगे चलकर डॉक्टर बन सके। अब यही सब सोचकर मीना अब अपने पति राजेश से कहती है कि कुछ व्यवस्था करो, अब किसी शहर चलते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, यहाँ तो काम नहीं चल पाएगा। अब जो दुकान के जो सामान रहते हैं वो किसी और को बेचकर
राजेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ जयपुर निकल जाता है। जयपुर जाने के बाद वहां से उसकी मुलाकात होती है एक उसके पुराने साथी से। वह कहता है कि जोधपुर में एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, मिर्च के भी व्यापार हैं और ऊँटों के भी व्यापार करते हैं और काफी पैसे वाले हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका नाम रहता है बब्बन लाल। बब्बन लाल के पास वह उन्हें भेज देता है और जो मीना रहती है और राजेश अब बिहार से जाने के बाद जोधपुर में वहीं एक किराए का मकान लेते हैं और वहीं नेहा का एडमिशन कराते हैं। नेहा पढ़ने लगती है और जो व्यापारी रहते हैं बब्बन लाल, उन्हीं के यहाँ वो जाते हैं, काम मांगते हुए काम भी मिल जाता है। अब जो उनका बब्बन का काम रहता है थोड़ा बहुत राजेश देखने लगता है। राजेश के साथ साथ उसकी पत्नी भी मिर्च के कामों में हाथ बटाती थी और ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। अब जिससे उसकी बेटी नेहा की पढ़ाई भी होती थी। अब नेहा धीरे धीरे 17 साल की हो चुकी थी और इधर जो व्यापारी रहता है बब्बन लाल, बब्बन लाल की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका एक बेटा भी रहता है। अब बेटा बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा था, बेटा बाहर पढ़ रहा था और इधर पत्नी की मौत होने के बाद बब्बन लाल बहुत दुखी हो जाता है। बेटे को बुलाया जाता है। आप बेटा जोधपुर आता है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है, फिर कुछ दिन पिता के साथ रहता है और वह फिर अपनी पढ़ाई के लिए बेंगलोर चला जाता है। और जब बेंगलोर चला जाता है तो अब बब्बन लाल घर पर अकेले रहने लगता है। अब बब्बन लाल राजेश से कहता है कि राजेश, अब खाने पीने की समस्या हो रही है, मैं चाहता हूं कि अब मेरे यहाँ कोई काम करने वाला हो जो मुझे 2 रोटी सुबह शाम खिला सके। राजेश कहता है साहब ऐसी क्या बात है, मैं आपके बगल में ही रहता हूं, मैं अपनी पत्नी मीना को भेज दिया करूंगा, सुबह शाम खाना बना दिया करेगी, झाड़ू पोछे बर्तन भी जो जितना हो सकेगा वो कर देगी। बब्बन लाल खुश होता है और कहता है ठीक है। थोड़ी बहुत पगार बब्बन लाल बढ़ा देता है। अब मीना सुबह शाम आती थी, बर्तन धुलती थी और खाना बनाती थी। खाना बनाकर बब्बन लाल को खिलाकर चली जाती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन जो नेहा रहती है वो अपनी माँ के साथ बब्बन लाल के कमरे पर जाती है, घूमने के लिए जाती है और जब वहां घूमती है तो उस बब्बन लाल की नजर उसकी बेटी पर पड़ती है, बेहद ही खूबसूरत नेहा। नेहा पर बब्बन लाल की जैसे ही नजर पड़ती है, अब बब्बन लाल की उम्र जो 60 साल रहती है। एक कहावत कही गई है हमारे यहाँ की, उम्र 55 की दिल बचपन की, लेकिन यहां पर इस कहावत का उल्टा होता है। जो बब्बन लाल रहते हैं उनकी उम्र तो 60 की थी लेकिन दिल बचपन का नहीं था, दिल 25 और 30 वाला था, यानी कि जवानी का दिल था। अब उनकी बुढ़ापे में जवानी की याद आने लगती है और उस लड़की को देखकर वह बड़ा खुश होते हैं। खुश होने के बाद अब हमेशा लड़की को, नेहा को बेटी बेटी कहकर बुलाने लगते हैं। जब भी नेहा को देखते तो 400 रुपए कुछ पैसे पढ़ाई लिखाई के लिए उसकी माँ को दिया करते थे और बोलते थे कि घबराना मत, वह मेरी भी बेटी है, जो भी समस्या होगी मुझे बताना। अब मीना भी खुश रहती थी कि साहब बहुत अच्छे हैं, बेहद ही ईमानदार हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। अब धीरे धीरे वह मीना की सैलरी बढ़ाने लगते हैं, 15 से 20 हजार कर देते हैं। राजेश की भी सैलरी बढ़ा देते हैं और अब राजेश के कमरे पर भी कभी कभार आया जाया करते थे, जिससे आसपास जो भी और भी नौकर चाकर रहते थे काम करने वाले, अब उनमें मीना और राजेश की बड़ी इज्जत होने लगी थी कि साहब बहुत मानते हैं और दोनों राजेश और मीना से लोग बहुत नजदीकियां बढ़ाने लगे थे। अब एक दिन मीना जाती है और कहती है साहब मुझे बेटी का फीस भरना है, कुछ पैसे चाहिए। बब्बन लाल खुश होता है और कहता है कि ले जाओ, कितना पैसा चाहिए? कहते साहब यही 5-7 हजार रुपये चाहिए, मैं पेमेंट से, मेरे पगार से आप काट लीजिएगा। बब्बन लाल कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, ले जाओ। पैसा देते हैं, वो पैसा लेकर अपनी बेटी का एडमिशन कराती है, कुछ कपड़े वगैरह खरीदती है, जो भी उसका काम रहता है वह करती है। अब अक्सर वह नेहा के कमरे पर आया जाया करने लगा। आते जाते वह नेहा से देखता था, बातें करता था, कभी कभी कंधों पर हाथे रखता था। अब नेहा को भी अजीब लगता था। अब एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल राजेश की एक गंदी आदत लग चुकी थी
वह शराब का नशेड़ी हो चुका था, शराब का सेवन करता था। अब उसके लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। अब सारे पैसे उसके इलाज में खर्च होने लगे और वो काम करने लायक नहीं बचता है। अब मीना परेशान हो जाती है कि वो अपने पति का इलाज कराए या इतने पैसे से वो अपनी बेटी को पढ़ाए। अब नेहा का एग्जाम आता है, नेहा का एग्जाम सर पे रहता है, नेहा अपने एग्जाम की तैयारी करती है, वो अभी परेशान होने लगती है। अब इधर मीना जब हॉस्पिटल अपने पति को लेकर जाती तो बब्बन लाल के घर अब कोई खाना बनाने वाला खिलाने वाला बचता नहीं। अब वह बाहर जाकर खाया करता था। इसी बीच बब्बन लाल देखता है कि मीना काफी परेशान है राजेश को लेकर, तो उसके घर जाता है और जाकर कहता है कि जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, तुम अपनी बेटी नेहा को मेरे यहाँ सुबह शाम भेज दिया करो खाना बनाकर, या खाना बनाकर भेज देना, या फिर वहीं आकर खाना बना देगी, तुम लोगों का भी खाना बनाकर लेती जाएगी। अब जो मीना रहती है वह तैयार हो जाती है कि ठीक है बेटी, सुबह जाकर खाना बना देगी, शाम को खाना बना देगी, उसके बाद अपना कॉलेज वगैरह चली जाएगी। अब नेहा धीरे धीरे अब उसके घर जाने लगती है बब्बन लाल के, और वह खाना बनाकर सेठ को खिलाने लगती है। अब कई महीने जब गुजर जाते हैं, एक दिन बब्बन लाल हल्के फुल्के नशे में आता है। शाम को अपने जब घर आता है तो नेहा को कमरे में अकेले देखता है कि नेहा खाना बना रही है। वह जाकर नेहा को पकड़ लेता है। अब नेहा को जैसे ही पकड़ता है नेहा चीखने लगती है, तो कहता है बेटा डरो मत, मैं हूं। नेहा को लगता है कि सेठ मजाक कर रहा है। अब सेठ उसके जिस्म के हर एक पार्ट को छूने लगता है, और जो नेहा रहती है वो परेशान होने लगती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वह करे तो क्या करे, और सेठ के मुंह से बदबू आ रही थी। अब वह नेहा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, और नेहा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह रोक नहीं पाती है, और उसके एक एक कपड़े निकाल कर बब्बन लाल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, जबरदस्ती करने लगता है, और उसकी वीडियो भी बनाने लगता है। अब लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। सब कुछ होने के बाद वो अपनी माँ को बता भी नहीं पा रही थी। कुछ दिनों तक वो घर जाती है तो खाना बनाने के लिए वो नहीं आती है। माँ से कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब माँ की भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। अपने पति के तबीयत को देखते हुए, जो पति का स्वास्थ्य रहता है लीवर से, वह जूझ रहा था, उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वो अब खाट से उठ भी नहीं पा रहा था। इधर उसकी समस्याओं को देखकर, एक पत्नी अपने पति की समस्याओं को देखकर अब परेशान होने लगती है। उसकी भी स्वास्थ्य जो है डाउन होने लगती है, हेल्थ गिरने लगती है। अब वो उसमें परेशान रहती है। अब इधर बेटी को जबरदस्ती अपने सेठ के पास भेजती है काम करने के लिए। अब एक दिन जो नेहा रहती है उसके लिए बब्बन लाल अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता है, फोन लेकर आता है, नेहा को गिफ्ट करता है। नेहा मना कर देती है। अब नेहा भी धीरे धीरे जैसे ही उसको पैसे मिलने लगते हैं, गिफ्ट मिलने लगते हैं, अब नेहा का मन भी पिघलने लगता है। वह सेठ के करीब आने लगती है। सेठ उसे कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे नाम कर दूं, बस तुम मेरे साथ रहो। 60 साल का बुजुर्ग बब्बन लाल नेहा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, पसंद करता हूं, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे नाम ये सारी बिल्डिंग, ये जायदाद कर दूंगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बेटा है वो इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन जाएगा, ना हो तो तुम मेरी पत्नी बन जाओ। जैसे यह बात नेहा सुनती है वो हैरान रह जाती है। लेकिन नेहा भी, उसके मन में अब लालच आने लगती है। अच्छी अच्छी गाड़ियां देखकर, अच्छे अच्छे कपड़े, पैसे, फोन, अब उसके शौक पूरे हो रहे थे। अब वह धीरे धीरे अपने आप को बड़े लोगों में गिनने लगती है, और अब स्कूटी गिफ्ट में सेठ देता है। अब उसकी माँ पूछती है कि ये सब कहाँ से आ रहा है बेटा, तो बताती है कि सेठ जी ने दिया है। माँ भी समझ नहीं पा रही थी, वह खुद ही परेशान थी। और इधर नेहा अब पैसों की लालच में आकर सेठ के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब कई बार सेठ शारीरिक संबंध बनाता है, इस बीच कई बार वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब सेठ कुछ दवाइयां खिलाता है, उसका एबॉर्शन करता है, गर्भपात करवा देता है। लेकिन जब हद से ज्यादा गुजरने लगता है, अब जो सेठ रहता है वो पैसे देना बंद कर देता है और लड़की के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। यानी कि अब वह अप्राकृतिक तरीके से लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लड़की मना करती है तो वह उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वह कहता है ये जो वीडियो है मैं तुम्हारी माँ को और भी लोगों को मैं भेज दूंगा,
फिर तुम क्या करोगी। अब वो ब्लैकमेल करने लगता है। अब नेहा परेशान हो जाती है। अब नेहा वही करती जो बब्बन लाल करता। इसी बीच नेहा को खुद के कॉलेज के एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। वो उस लड़के को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और दरअसल जिस लड़के से मोहब्बत होती है वह लड़का भी बिहार का ही रहने वाला होता है। वह भी वहीं पढ़ाई लिखाई करता था। लेकिन वह लड़का कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर सेठ तुम्हारे साथ ऐसी चीजें करता है तो तुम मेरे साथ चलो और पुलिस को सारी बात बता दो, जिससे हो सकता है कि तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाएगा। वह पहले डरती है कि नहीं, बहुत बदनामी होगी। लेकिन उसका जो प्रेमी रहता है वह लड़की को लेकर, अपनी प्रेमिका नेहा को लेकर जोधपुर के पुलिस थाने पहुंचता है और जाकर थानेदार साहब को सारी बात बताता है कि जो सेठ है बब्बन लाल वह नेहा का शोषण करता है, ब्लैकमेल करता है, उसकी वह वीडियो बना रखा है। अब लड़की का लिखित बयान लिया जाता है। लिखित बयान लेने के बाद बब्बन लाल को गिरफ्तार किया जाता है। बब्बन लाल के फोन से कुछ अश्लील वीडियो भी बरामद होती है और नेहा के बयानों के आधार पर दुष्कर्म का मामला रेप जैसी संगीन धाराओं में, जो अभी नेहा मात्र 17 साल की रहती है, नाबालिग, पॉक्सो एक्ट वगैरह लगाकर, कई संगीन धाराएं लगाकर बब्बन लाल को जेल भेज दिया जाता है। अब बब्बन लाल तो जेल चले जाते हैं, लेकिन इधर जो उनके मजदूर रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वह बब्बन लाल को बुरा भला कहते हैं। तो कुछ लोग उस लड़की को भी बुरा भला कहते कि आखिर एक माँ एक बाप को इतना तो पता होना चाहिए था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बेटी के पास स्कूटी कोई गिफ्ट दे रहा है, फोन इतने महंगे महंगे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, आखिर कोई क्यों देगा। अब माँ भी समझ नहीं पा रही थी, वो अपने परेशानियों में थी। अब इधर सेठ गिरफ्तार होता है, जेल चला जाता है। जैसे ही माँ को ये सारी जानकारी होती है, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी बेटी को भी समझाती है और खुद को भी समझाती है और अपने पति को लेकर फिर वापस भागलपुर चली आती है। माँ का कहना रहता है कि ठीक है, 2 ही रोटी कमाएंगे, 2 ही रुपए कमाएंगे, 2 ही रोटी खाएंगे, लेकिन अपने घर पर रहेंगे। ऐसे लोगों के पास रहने से अच्छा है कि अपने गांव पे रहो, अपने घर पे रहो। अब राजेश काम करने के लायक था नहीं, मीना काम करने के लायक थी नहीं, और नेहा अकेली इतने पैसे थे नहीं कि नेहा अब शहर में पढ़ाई कर सके। सभी अपने अपने घर चले आते हैं और सेठ को जेल हो जाती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। दरअसल बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के, बेटियों की, बेटों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि उनके बच्चों के पास अच्छी अच्छी घड़ियां, मोबाइल फोन, इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से आ रहे हैं। और यही वो गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका लड़का बड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। लेकिन जरूरत है अपने बच्चों पर नजर रखने की कि कहीं बच्चे किसी के बहकावे में तो आकर भाग तो नहीं रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया है, व्यूअर राजस्थान से, तनवीर आलम है, वीरेंद्र सिंह है, सुनील चौधरी है सेंट्रल जेल बीकानेर से, अनिल शर्मा है, फैजल खान है राजस्थान से, रवि सिंह जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।